नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ जी पर चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद चारों तरफ एक लोग हतप्रभ जरूर थे कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया, लेकिन किसी के प्रति, किसी के दिमाग में, दिल में कोई सहानुभूति नाम की कोई चीज उनके अंदर थी नहीं, सिवाय कांग्रेस मीडिया प्रभारी इंचार्ज जयराम रमेश के, जो उनकी सेवाओं की बात कर रहे थे। पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ जो उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ जो संबंध किए थे, उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी। इसके अलावा 15 घंटे, इस्तीफे के 15 घंटे के बाद दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जन्मदिन की बधाई देने के बाद खाली होने पर प्रधानमंत्री ने 2 लाइन का एक्स पर पोस्ट किया कि आपको बहुत सारे मौके मिले देश की सेवा करने के लिए, संवैधानिक पदों पर भी। अब आप स्वास्थ्य लाभ कीजिए। उन्हें मौके मिले, इसके पीछे अर्थ छिपा हुआ है कि मैंने आपको बहुत सारे मौके दिए। वो आकांक्षाएं, वो अपेक्षाएं जो आपसे थीं, वो अब आप पूरी कर नहीं पा रहे हैं, लिहाजा आप स्वास्थ्य लाभ करें। कारण मैंने बता रहा कि वो आरएसएस के मेंबर कभी नहीं थे। आरएसएस से उनका दूर दूर का नाता नहीं था। यह दीगर बात है कि राज्यसभा में सदन का संचालन करते हुए वो आरएसएस की बड़ाई करें, उसे राष्ट्रवादी संगठन बताएं, उनके आरएसएस के लिए कसीदे कढ़ें, लेकिन वो आरएसएस के मेंबर कभी नहीं थे। और आरएसएस, बीजेपी कभी भी ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो नहीं देती है। जो आरएसएस से होकर के नहीं निकला है, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता आरएसएस कभी नहीं करती और बीजेपी भी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी की मातृ संस्था तो आरएसएस ही है। लिहाजा किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल जगदीप धनखड़, जिनकी शुरुआत सेकुलरिज्म से होती है, समाजवाद से होती है, वो जनता दल के टिकट पर सांसद बनते हैं पहली बार। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर वो चुनाव जीतते हैं और इनकी शुरुआत होती है चौधरी चरण सिंह के लोकदल से। लोकदल, जनता दल, कांग्रेस से होते हुए वो 2003 के लगभग बीजेपी में वो शामिल हुए थे। तब ये, और उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर ममता बनर्जी को उन्होंने परेशान कर दिया था। गवर्नर का पद संवैधानिक पद होता है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए वो एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह बयानबाजी करने लगे, इंटरव्यू देने लगे, किसी भी चैनल के, टीवी के ऑफिस पहुंच करके अपना इंटरव्यू दे देते और सरकार की नाकामी, सरकार की कमियां, उनकी कमजोरियां, इन सब चीजों पर ऐसा बयान देते थे, ऐसा भाषण देते थे, जिससे यही प्रतीत हो कि वो गवर्नर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया
बीजेपी के लिए काम किया, ममता बनर्जी को परेशान करके, कि उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उपराष्ट्रपति रहते हुए देश का दूसरा नागरिक, प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद दूसरा आदमी, और उनके पास एक दोहरी जिम्मेदारी, राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा का संचालन करना। यहां भी उनका रुख सत्ता पक्ष के प्रति नरम और विपक्ष के प्रति निष्ठुर ही रहा। सबसे लंबा जिसका राजनीतिक कैरियर है, जो सबसे बुजुर्ग हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में टोका टिप्पणी की जो उन्हें बहुत बुरी लगी। और जब समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा की जया बच्चन, उनके साथ भी नोकझोंक हुई जब इन्होंने अमिताभ बच्चन कह करके नाम लिया था, जिस पर उन्होंने, जया बच्चन ने कहा कि मैं आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन सब से मैं समझ रही हूं, आपका टोन, मैं भी एक कलाकार रही हूं। और वास्तव में जया बच्चन या जया भादुड़ी का कद सिने इंडस्ट्री में काफी ऊंचा है। उनका कद, वो भी आपने देखा होगा। कोई कुछ भी है, सत्ता पक्ष से जो चाहे सो कुछ भी कहता रहे। अब आप उसी दिन की बात ले लीजिए, जिस तरह से राज्यसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोलते बोलते रौ में यहां तक कह दिया कि जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड में शामिल होगा, और कोई कुछ कहेगा तो वो शामिल नहीं होगा। ये अधिकार, ये विशेषाधिकार है उपराष्ट्रपति का, सभापति का, राज्यसभा के संचालन करने वाले का। ये वो तय करता है कि किसका भाषण रिकॉर्ड में दर्ज होगा और किसका नहीं दर्ज होगा। बावजूद इसके जेपी नड्डा ने पूरे जोशो खरोश के साथ ये बातें कही। ये उस पद की गरिमा का अपमान रहा। लेकिन इसी बीच एक नया प्रकरण, जिसे लेकर के जगदीप धनखड़ शुरू से ही काफी एग्रेसिव थे, और वो था जस्टिस वर्मा के घर में आग लगना और वहां नोटों की गड्डी का जखीरा मिलना। इसकी सूचना आने के साथ ही जगदीप धनखड़ उनके एक तरफ से पीछे पड़ गए। एफआईआर होना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तमाम सारी चीजें। और तो और वो तो बाकायदे एक तमिलनाडु का प्रकरण, जिसमें कि वहां के गवर्नर रवि साहब विधानमंडल में पारित प्रस्तावों को दबा करके रखते थे, मंजूरी नहीं देते थे। 6 महीना, साल भर, कई विधेयक तो साल भर उनके यहां लंबित रहते थे। इस पर तमिलनाडु सरकार का ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति को तो ज्ञापन दिया ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी उन सब विधेयकों को डंप कर दिया था। उस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, टाइमलाइन फिक्स कर दी। इसके खिलाफ भी जगदीप धनखड़ उतर करके मैदान में आ गए।
ये कहने लगे कि वो संसद से बड़ा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, संविधान भी नहीं है। एक मामला जस्टिस यादव का भी था, जो सनातन यानी कि भाजपा और आरएसएस को लेकर के जो वो चाहती है उसी टोन में उन्होंने आदेश दिया था कि देश के बहुमत के हिसाब से ही काम होगा। ये भी मामला पड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र सरकार को दिया महाअभियोग चलाने के लिए वर्मा के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब इस पर विपक्ष हो पक्ष हो दोनों चाहते थे कि महाअभियोग चले। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लोकसभा में उसे पेश करके और उसे पारित करवाना, कमेटी बनाना, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना शैली है उसे वो बिहार इलेक्शन में उसे लेकर के जाते। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने जो 50 से ज्यादा यानी कि 63 मिनिमम 50 होने चाहिए राज्यसभा में, तो 63 सांसदों से दस्तखत कराया हुआ वो नोटिस महाभियोग का फ्लोर को दिया। उपराष्ट्रपति ने उसका जिक्र किया। कानून मंत्री मेघवाल से उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस तरह का कोई मोशन लोकसभा में आया है। कानून मंत्री हतप्रभ, क्योंकि वहां पूरी तैयारी थी सरकार की, इस बारे में किसी से उन्होंने कोई राय मशविरा भी नहीं किया। किसी से क्या मतलब, जो नंबर 1 और नंबर 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, किसी से भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और बाकी चीजें जो मैंने कल बताई थी उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसानों के साथ जाकर के किसानों के बारे में बोलने लगते थे। एक आध बार राहुल गांधी की कहीं कहीं तारीफ भी कर दी उन्होंने कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं। ये सब चीजें इग्नोर करने लायक थी और इग्नोर की जा रही थी। किसानों से मिलना, कांग्रेस विपक्ष के लोगों से मिलना, राहुल गांधी की तारीफ करना, ये सब कुछ इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर श्रेय लेकर के सरकार मैदान में जाना चाहती थी और जिस ढंग से निवर्तमान उपराष्ट्रपति ने एक तरह से उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी अब वो राज्यसभा में कमेटी बनती और यहां से वो महाभियोग चलता, दोनों सदनों में चलता, लेकिन जो भी निर्णय होता उसका श्रेय विपक्ष ले जाता। और जब हम किसी इश्यू के लिए हम खुद तैयार हैं और वो हमारे ही आदमी के मार्फत विपक्ष के पक्ष में चला जाए, माहौल बनाने के लिए उन्हें फायदा हो, वो हमको घेरें, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। वो भी इस सरकार में, सरकार के मुखिया को, डिप्टी को, ये कतई मंजूर नहीं है। कम से कम आपको पूछना चाहिए था। इतने दिनों से 11 साल से जो सरकार इस देश में अपना शासन चला रही है, वो कैसे चला रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके विवेक से, इनके अप्रोच से, इनके दृष्टिकोण से हर कोई वाकिफ है। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्यों नहीं। ऐसे में ये भी लगा सरकार को, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे में सरकार को ये भी लगा कि आज यह महाभियोग का मामला स्वविवेक से निर्णय ले रहे हैं, तो कल को हो सकता है कि इससे बड़ा मामला आवे, उसे भी ये
अब स्वविवेक से अपना निर्णय ले करके कुछ कर दे तो पता चला कि सरकार के लिए जवाब देते नहीं बनेगा। वैसे भी सरकार को जवाब देना ही कहां होता है, किसको जवाब देगी? सरकार की जिम्मेदारी कोई फिक्स नहीं कर सकता, मौजूदा सरकार की। ये बात उनको, ऊपर के लोगों को बहुत नागवार गुजरी। ऐसी चर्चा है, ये एक इस टॉपिक पर जोर दे करके हर कोई ये एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विचारों से अवगत है। वो ऐसे उपरा जगदीप धनखड़ का एक तरह से कहें कि वो वादा खिलाफी है नेतृत्व के खिलाफ। ये दीगर बात है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और राज्यपाल, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, वो किसी पार्टी का तो होता नहीं है। आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी, जब मनमोहन सिंह सरकार के सामने मामला पेश आया था न्यूक्लियर डील का, तब वामपंथियों ने, जबकि 50-55 के करीब उनकी संख्या थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और यहां तक कि सोमनाथ चटर्जी के ऊपर भी ये दबाव था कि वो अध्यक्ष पद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं और कहा कि अध्यक्ष पद किसी पार्टी का नहीं होता। ये निष्पक्ष अध्यक्ष के लिए जितना सत्ता पक्ष है उतना ही विपक्ष भी है। और आखिर में जब कोई निर्णय की बारी आएगी, पक्ष और विपक्ष के मत समान हो जाएंगे, तब देखा जाएगा कि क्या होगा। एक वो था आदर्श। दरअसल आदर्श तो वही होता है। यहां एक चीज और भी है, जस्टिस यादव का मामला भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसका भी पत्र पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस यादव को अगर जस्टिस वर्मा को निपटाते हैं तो जस्टिस यादव को भी निपटाना पड़ेगा। और जस्टिस यादव तो सरकार के समर्थन में ही बोल गए थे, उन्होंने अपना आदेश दिया था। तो ये चीजें जो ऊपर तक पसंद नहीं आई, और उसके बाद जो एक तरफ दूसरा मसला है कि एक तरफ बहुत मनाने की कोशिश की गई, उनको यह भी कहा गया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। राजनाथ सिंह के संसद के राजनाथ सिंह के कार्यालय में जो सादे पन्नों पर सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा रहे थे, वो हस्ताक्षर भी उन्हें दिखाया गया और ये कह दिया गया कि अब आप या तो इस्तीफा दे दीजिए, देकर के चले जाइए, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव ला करके। इसके बाद वो विचलित हुए और जो प्रक्रिया पूरी की गई इस्तीफा पर दस्तखत करने की, रात को 9 बजे वो अचानक से बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां भी अफरा तफरी मच गई। मेरे कहने का आशय ये है कि सब कुछ, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट ठीक वैसे ही चलती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की तरह, ब्रिटिश हुकूमत की तरह, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था,
लगभग वैसे ही शासन चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कोई किसी की मजाल कि वो उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम कर दे। लिहाजा उन्हें जाना था, उन्हें भेज दिया गया। अब ये फिर मैं कहूंगा कि चाहे वो राज्यपाल बने हो पश्चिम बंगाल के, चाहे वो उपराष्ट्रपति बनाए गए हों, आज एक प्रकरण को लेकर के भले ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी भाजपा उनसे नाराज हो, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद, राज्यपाल की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने सभी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया। संविधान, मैंने अभी बताया ना आपको कि तमिलनाडु के केस में उन्होंने कह दिया कि सबसे ऊपर संसद है, न संविधान और न सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कई मसले आए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना शुरू कर दिया। और एक चीज और बता दूं, 2 दिन पहले एक चर्चा मैंने की थी जिसमें वामपंथी नेता अमित कुमार ने यह बताया था कि ये संसद का मानसून सत्र सरकार के लिए अब तक का 11 सालों में सबसे कठिन दौर है और उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तो ये अभी ये पहला, जब वो पंगा लेने लगे, अभी बिहार में एसआईआर का मामला चल ही रहा है, तमाम सारे मामले देश भर में हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हैं, बी.आर. गवई, और गवई साहब के दृष्टिकोण से उनका जो अप्रोच है उसको देखते हुए सरकार उनसे पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से धनखड़ साहब लगातार सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले रहे थे, क्योंकि वो एक अच्छे वकील भी रहे हैं, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से पंगा लेने लगे। तमिलनाडु के मामले में बाकायदे उन्हीं के पंगा लेने के चलते राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा मांगनी पड़ी, सलाह लेनी पड़ी कि टाइमलाइन सेट करने का अधिकार राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है या नहीं। इसके लिए 5 सदस्यीय खंडपीठ भी बना दी गई है। 3 या 5 बनाया जाता है, एक खंडपीठ बना दी गई है। अभी मैंने बताया कि एसआईआर का मामला चल ही रहा है। सरकारी एजेंसियों, सीबीआई, ईडी, आयकर, चुनाव आयोग पर जिस तरह से अंकुश है सरकार का, और जिस तरह से इस समय सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर के और तमाम सब मामलों में सरकार को नजरअंदाज करते हुए, उसकी सोच को नजरअंदाज करते हुए अपने फैसले दिया है उन्होंने, तो उन्हें लग रहा था कि ये पीरियड थोड़ा अपने आप को डाउन करके निकाल लिया जाए, कोई ऐसी बात टसल की सामने ना आवे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच घमासान चल रहा है, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के बीच कोई संघर्ष चल रहा है। इन सब से सरकार बचना चाहती थी। लेकिन जगदीप धनखड़ कानून के ज्ञाता के तौर पर
वो धीरे धीरे सरकार के उच्च पदस्थ लोगों को ये लगा कि धनखड़ साहब अब कुछ ज्यादा ही निर्भीक और स्वविवेक वाले होते चले जा रहे हैं। अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। जो भी हो, मैंने पूरी कहानी आपको बताई, जितनी मुझे जानकारी मिली राजनीतिक गलियारों से, वो मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जैसे भी हटाया गया, जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, वो प्रजातंत्र की हत्या के अलावा और कुछ नहीं। ये एक बड़ा उदाहरण है, बड़ी नजीर रखती है केंद्र सरकार ने। और ये जो नजीर है, अगर इस पर यही हाल बना रहा तो अभी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी देखने को मिलेगा वो प्रजातांत्रिक तो नहीं होगा, वो प्रजातंत्र का विघटन ही होगा इस अमृत काल में। कहा तो अमृत काल ही जा रहा है। भले ही आप इसे विष काल मान लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात यही समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। एक अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।